नमस्कार दोस्तों, मैं अरिहंत आपका टीचर, आपका दोस्त स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की फाइनल क्लास लेकर आ गया हूं। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर 8 फाइनली अब अपलोड हो रहा है। इसके साथ हम अपना पूरा जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, जैसा मैंने वादा किया था, एंड टू एंड कोर्स कंप्लीट करूंगा आईसीआई की मटेरियल से। इस चैप्टर के साथ वो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप अभी अभी मेरा चैनल ज्वाइन किए हो या अभी अभी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्लासेस देखना चालू किए हो, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी प्लेलिस्ट में आप जाएं और जो ऊपर से फर्स्ट चैप्टर से लेकर 7 चैप्टर है वो देखकर आए, और उसके बाद ये वाला चैप्टर देखें, ताकि आपको पूरा कोरिलेशन समझ में आ जाएगा, सब पूरा एंड टू एंड आपको समझ में आ जाएगा, पूरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इसके बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कोई कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी चीज करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इतना कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज किया है। चलिए, बिफोर मूविंग ऑन, एक बार फिर बोलना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ये लाइक बटन अभी दबा दीजिए, काफी अच्छा लगेगा मुझे, और कमेंट कीजिए अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है, आपको अगर कुछ मदद होती है। स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल दोस्तों, तो फर्स्ट 7 चैप्टर्स में हमने देख लिया कि स्ट्रैटेजी क्या होती है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे उसको फॉर्मुलेट करते हैं, क्या क्या अलग अलग तरीके हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को समझने के लिए, अपना खुद का एनालिसिस करने के लिए। ये जो लास्ट चैप्टर है, इसमें हम देखेंगे कि इंप्लीमेंट कैसे करते हैं स्ट्रैटेजी। दोस्तों, काफी लोग ये सोचते हैं कि स्ट्रैटेजी बनाना इज इक्वल टू स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना, बट वैसा नहीं होता। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर में एक सिंपल एग्जाम देता हूं दोस्तों। जैसे मैंने काफी सारे वीडियोस डाले हैं, या काफी सारे टीचर्स जो है काफी सारे वीडियोस अपलोड करते हैं ऑन स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर May 19 एग्जाम, नवंबर 18 एग्जाम या नवंबर 19 एग्जाम। स्ट्रैटेजी हम डाल देते हैं, स्ट्रैटेजी हम फॉर्मुलेट कर लेते हैं। इंप्लीमेंट किसको करना है? इंप्लीमेंट आपको करना है। नाउ द स्ट्रैटेजी कैन बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, स्ट्रैटेजी कैन बी द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर इम्प्लीमेंटिंग इट। हो सकता है मेरी स्ट्रैटेजी पढ़ के, मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करके किसी स्टूडेंट को एग्जामिशन भी मिला है, कोई स्टूडेंट रैंक भी लेकर आया है, एंड हो सकता है वो सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो करके कोई बंदा 20 मार्क्स भी नहीं ला पाया। हो सकता है ऐसा। दैट व्हाट डज दैट मीन? दैट डजंट मीन दैट माय स्ट्रैटेजी वाज बैड या फिर द थॉट्स दैट वर गिवन वर बैड। इट इज द इम्प्लीमेंटेशन। आई एम जस्ट सेइंग दोस्तों कि स्ट्रैटेजी बनाना और स्ट्रैटेजी को लागू करना दो अलग चीजें होती है। इट कैन बी ईदर वेज। एक स्ट्रैटेजी को आप अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा, अगर आप बुरी तरह इंप्लीमेंट करते हो तो वो बुरे रिजल्ट्स देगा। दैट इज ऑल व्हाट दिस चैप्टर इज अबाउट। बहुत सिंपल चैप्टर है, आराम से पढ़िए। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें 2-3 टॉपिक्स है, जैसे बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड बेंच मार्किंग, वो सब थोड़े इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस डज नॉट एंड व्हेन द फर्म डिसाइड्स व्हाट स्ट्रैटेजीज टू परस्यू। जैसे कि मैंने आपको कहा, जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है, सिर्फ स्ट्रैटेजी बना लेने से खत्म नहीं होता, वहां पर उसको इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। इंप्लीमेंटेशन एट द एंड ऑफ द डे इज व्हाट विल गिव यू द रिजल्ट्स ऑफ द स्ट्रैटेजी दैट यू हैव मेड। Strategy implementation concerns the managerial exercise of putting a freshly chosen strategy into action. It deals with managerial exercise of supervising the ongoing pursuit of strategy. तो जो एंड करेंगे हम स्ट्रैटेजी का, जो हम पूरा स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन था, स्ट्रैटेजी अपना जो दिमाग लगाए हैं, पूरा बिजनेस प्रोसेस समझे हैं, कैसे उसको इवॉल्व करना है, ये नतीजे पर पहुंचे हैं, वो सक्सेसफुल तभी होगा जब आप उसको इंप्लीमेंट बराबर से करोगे। रिलेशनशिप विद स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। सो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन आर नो डाउट क्लोजली रिलेटेड, but there is a difference between the two because they both require very different skills. A company will be successful only when the strategy formulation is sound and implementation is excellent. बुरी स्ट्रैटेजी हो सकती है आपकी, लेकिन अगर अच्छी इंप्लीमेंटेशन हो तो भी आपको ग्रेट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है, बुरा इंप्लीमेंटेशन हो तो भी आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बुरी स्ट्रैटेजी, बुरा इंप्लीमेंटेशन तो डूब गई कंपनी। अच्छी स्ट्रैटेजी, अच्छा इंप्लीमेंटेशन, दैट इज व्हेन यू विल गेट मोस्ट आउट ऑफ योर स्ट्रैटेजी। एंड वही दर्शाया गया है इस बॉक्स में, द कोरिलेशन बिटवीन फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। एक इजी सिंपल बॉक्स में बताया गया है, जहां पर वाई एक्सिस में आपका फॉर्मुलेशन है, वेदर इट इज फ्लॉड और वेदर इट इज साउंड, एंड एक्स एक्सिस पे आपको दिया गया है इंप्लीमेंटेशन, वेदर वीक और एक्सेलेंट। ए बी सी डी 4 क्वाड्रेंट्स है। इस पिक्चर को ध्यान में रखिए, हम नीचे पढ़ेंगे इसका मतलब क्या होता है। Square A is the situation where the company has formulated very competitive strategy but is showing difficulties in implementing it. यानी कि स्ट्रैटेजी तो अच्छी बनाई है लेकिन इंप्लीमेंटेशन थोड़ा वीक है। इस सिचुएशन से कंपनी निकलना चाहेगी एंड मूव करना चाहेगी स्क्वायर बी की तरफ। वो क्या करेगी? उसके लिए जो इंप्लीमेंटेशन है उसको थोड़ा और स्ट्रेंथन करेगी, जो रिसोर्सेस चाहिए, जो एक्सपीरियंस चाहिए, वो कहीं से लेकर आएगी।
बी इज द आइडियल सिचुएशन। आप फॉर्मुलेशन भी अच्छा है, एंड इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा है। बी इज वेयर यू आइडियली वांट टू बी। Square D is a situation where strategy formulation is flawed, but the company is showing excellent implementation skills. अभी प्रॉब्लम क्या हो जाता है, आपने बनाई एक बुरी स्ट्रैटेजी, लेकिन आप इंप्लीमेंट तो उसको जबरदस्त कर रहे हो। कॉमेडी ये हो जाएगी कि आपकी बुरी स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी सी इंप्लीमेंट कर दी आपने कि आपकी कंपनी ऐसे ही डूब गई, क्योंकि दैट वाज अ रॉन्ग स्ट्रेटजी विच यू हैव इंप्लीमेंटेड वेरी इफेक्टिवली। अभी उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, उसका रिजल्ट हो रहा है कचरा। तो व्हाट यू विल डू इज you have the resources for implementation. Now you will redesign your strategy, you will reformulate your strategy, and then ensure it is re-implemented correctly. Square C, तो भैया आपकी दुकान बंद है, आपको फॉर्मुलेशन भी नहीं आता, आपको इंप्लीमेंटेशन भी नहीं आता, आपकी कंपनी डूबने वाली है। एवरी कंपनी विल वांट टू अवॉइड, स्क्वायर सी विल वांट टू अवॉइड दिस सिचुएशन। यहां पर देखिए हम पढ़ते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस दैट लैक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज के तारीख में बहुत रिलेवेंट है दोस्तों। काफी कंपनी स्ट्रेस करती है कि कॉस्ट कटिंग करना है, हमें कॉस्ट कटिंग करना है, तो ये जो बेनिफिट्स देते हैं एम्प्लॉयज को बंद कर देते हैं, जो थोड़ा रिलैक्सेशन देते हैं, जो फ्लेक्सिबल पॉलिसीज होती है वो खत्म कर देते हैं, सैलरीज कम कर देते हैं, लोगों को निकाल देते हैं, जो अनप्रॉफिटेबल डिविजन है उनको बेच देते हैं। आजकल ये बहुत चल रहा है, लेकिन फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट द राइट अप्रोच? लेट्स सी। In organizations that lack strategic direction, there has been a tendency to look inwards in times of stress. Management to devote their attention to cost cutting and to shedding unprofitable divisions. In other words, focus has been on efficiency rather than on effectiveness. बहुत important point है दोस्तों। Efficiency and effectiveness are two different things. एफिशिएंसी ये होती है कि जो आपके करंट प्रोसेसेस है आप उसको कितनी अच्छे से इंप्लीमेंट कर रहे हो, कितने अच्छे से आप उससे काम ले रहे हो। वेयरएज इफेक्टिवनेस इज आपका जो जनरल एनवायरनमेंट है, योर प्रोसेसेस रिमेनिंग द सेम, आपका जो एनवायरनमेंट है उसमें आप कितनी अच्छे से इंटीग्रेट हो रहे हो एंड कितना अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपैंड कर पा रहे हो इन सिंक विद द एनवायरनमेंट ऑफ द इंडस्ट्री दैट यू आर वर्किंग इन। While efficiency is essentially introspective, effectiveness highlights the links between the organization and its environment. तो अभी कंपनीज क्या करती है, अगर उनके पास क्लियर स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं है इफेक्टिव बनने के लिए, देन दे ट्राई टू बिकम एफिशिएंट। कैसे एफिशिएंट बनेंगे? कॉस्ट कटिंग करता हूं, एटलीस्ट कुछ कॉस्ट तो कम होगा तो मेरी कंपनी थोड़ी अच्छी चलेगी, थोड़ा प्रॉफिट ज्यादा होगा। दिस अंटिल आई हैव अ वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लान। यहां पर भी एक मैट्रिक्स है जहां पर दोनों ही जगह एक क्वाड्रेंट जो वाई एक्सिस है वो एफिशिएंसी का क्वाड्रेंट है, एंड जो एक्स एक्सिस है वो इफेक्टिवनेस का क्वाड्रेंट है। यहां पर हम सिंपल समझ लेते हैं, अगर आप बॉक्स वन में हो यानी कि आप इफेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी हो, जो आपकी स्ट्रेटजी है वो इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है, देन यू विल ऑलवेज थ्राइव। आप बहुत अच्छा काम करोगे, आपकी बिजनेस बहुत ग्रो होने वाली है। इफ योर स्ट्रेटजी इज इनइफेक्टिव बट यू आर वेरी एफिशिएंट, यानी कि आपकी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है लेकिन जो आपका इंटरनल प्रोसेसेस है दे आर वेरी गुड, you will die slowly. Why will you die slowly? कुछ तो अच्छा है ना। You will die slowly because आप अपने एनवायरनमेंट से जेल ही नहीं कर पा रहे हो। You might be efficient in doing what you are doing, but what you are doing is not enough to keep you afloat. As simple as that. आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, आप सब कुछ याद कर सकते हो, लेकिन आपके पास कोई प्लान ही नहीं है पढ़ने के लिए कि अगले 3 महीने में मैं कैसे पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा। आप एक एक चीज धीरे 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 पढ़ के याद करते जा रहे हो। आपने 10% पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, बट 90% कौन पढ़ेगा? यू विल इवेंचुअली लूज आउट, यू विल डाई स्लोली। थर्ड बॉक्स में आइए, यू आर इफेक्टिव बट योर कंपनी अंदर जो लोग हैं दे आर इनएफिशिएंट, यू विल स्टिल मैनेज टू समहाउ सर्वाइव। यहां पर क्या करेगी कंपनी ऐसे सिचुएशन में? दे विल ट्राई टू गेट रिड ऑफ इनएफिशिएंसीज, जो अपना कॉस्ट कटिंग करेगा, जो अनप्रॉफिटेबल डिवीजन है, जो लोग सही काम नहीं कर रहे उनको हटाने की कोशिश करेगी टू कम टू क्वाड्रेंट नंबर 1। अगर आप इनइफेक्टिव हो और इनएफिशिएंट हो तो फिर दुकान काहे के लिए चला रहे हो भाई? छोड़ के घर पे बैठ जाओ, एज सिंपल एज दैट। दोस्तों ये फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन वर्सेस इंप्लीमेंटेशन। आ सकता है आपको क्वेश्चन में, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। फॉर्मुलेशन बनाना, इंप्लीमेंटेशन लगाना। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन फोकसेस ऑन इफेक्टिवनेस, इंप्लीमेंटेशन फोकसेस ऑन एफिशिएंसी। फॉर्मुलेशन इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, इंप्लीमेंटेशन रोज आप जो इंप्लीमेंट करोगे इट इज एन ऑपरेशनल प्रोसेस। Formulation requires conceptual, intuitive and analytical skills. Implementation requires motivation and leadership skills. Formulation requires coordination among top levels. Implementation requires
एग्जीक्यूशन एट दी ऑपरेशनल एंड मिडिल लोअर लेवल्स। तो दोस्तों सिंपल, जैसे मैंने आपको कहा, स्ट्रैटेजी अगर आप बनाते हो, व्हेन यू आर मेकिंग अ स्ट्रैटेजी फॉर योरसेल्फ एग्जाम के लिए, आप किसी टीचर से फॉलो करते हो, अगर कोई टीचर आपको एक स्ट्रैटेजी बना के देता है, व्हाई? बिकॉज दे हैव बीन थ्रू देयर दैट प्रोसेस, दे आर स्मार्ट पीपल, दे आर इंटेलेक्चुअल्स व्हेन इट कम्स टू व्हाट शुड बी डन, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी उस स्टेज से गुजर चुके हैं, इसलिए अपने एक्सपीरियंसेस से आपको बता रहे हैं कि भैया मेरे इंटेलेक्ट, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको ये करना चाहिए पास होने के लिए। तब जाकर आप उसे इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करोगे कि हाँ सर ने बोला है ये 5 चीज करना है, नाउ लेट मी डू दिस 5 थिंग्स। अगर मुझे ये पोर्शन 4 घंटे में खत्म करना है तो मुझे 4 घंटे में खत्म करना ही है, देन दैट इज व्हेन यू आर इंप्लीमेंटिंग इट परफेक्टली। दैट इज द की डिफरेंस बिटवीन फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। Strategy formulation concepts and tools do not differ greatly for small, large, for profit or non-profit organization. Strategy implementation varies substantially among different types and sizes of organization. दोस्तों ये क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। Implementation of strategies requires actions as altering sales territories, adding new departments, closing facilities, hiring new employees. Basically क्या बोलना चाह रहा है, फॉर्मुलेट करने में इट डजेंट मैटर, आप छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, मिड साइज हो, प्रॉफिट हो, नॉन फॉर प्रॉफिट हो, गवर्नमेंट हो, स्ट्रैटेजी बना सकता है कोई भी। चैलेंज आएगा उसे इंप्लीमेंट करने में। अगर बड़ी कंपनी है तो उसके पास पैसे ज्यादा है, रिसोर्सेज ज्यादा है, एक्सपीरियंस ज्यादा है, स्किल ज्यादा है, वो इजीली इंप्लीमेंट कर पाएगी। छोटी कंपनी है और आपने बड़ा कुछ स्ट्रैटेजी बना लिया है, इंप्लीमेंटेशन विल बी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज इंप्लीमेंट में आपको काफी सारे चेंजेस करने पड़ते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। It is to be noted that division of strategic management into different phases is only for the purpose of orderly study. ये जो हमने strategy formulation, strategy implementation पढ़ाई कर रहे हैं, see at the end of the day it is all your strategic management, ठीक है। हम पढ़ाई करने के लिए, उसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा अलग अलग सेग्रीगेट किए हैं बेस्ड ऑन देयर ऑर्डर्स या बेस्ड ऑन दी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट दे हैव। Two types of linkages exist between these two phases of strategic management. Forward linkage that deals with impact of strategy formulation on strategy implementation. Forward linkage क्या होता है, आपने कैसी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट की है, that will impact your strategy implementation. Obvious सी बात है, whether you have considered the nature of the industry, the nature of your organization, size of your organization, strength of your organization to formulate strategy. The way you have formulated strategy will impact your implementation, while the backward linkages are concerned other way around. बैकवर्ड लिंकेजेस का ये मतलब है कि आपने पहले कभी एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करके इंप्लीमेंट किया था, नाउ यू हैव सम लर्निंग्स कि भाई वो इंप्लीमेंटेशन में तो ये चीजें सही हुई थी, ये चीज गलत हुई थी। तो नेक्स्ट टाइम जब आप स्ट्रैटेजी बनाओगे, वापस से फॉर्मुलेट करोगे, आप स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन से जो लर्निंग्स थी उसको स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में इंप्लीमेंट करोगे। दिस इज बैकवर्ड लिंकेज, यानी कि सेकंड स्टेप से फर्स्ट स्टेप इंपैक्ट हो रहा है। फॉरवर्ड लिंकेज में फर्स्ट स्टेप जो कि फॉर्मुलेशन है उससे इंप्लीमेंटेशन इंपैक्ट हो रहा था, सेकंड स्टेप में इंप्लीमेंटेशन जो था उससे आपका नेक्स्ट फॉर्मुलेशन इंपैक्ट हो रहा है। वेरी वेरी क्लियर, वेरी वेरी सिंपल। इश्यूज इन स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन। अभी दोस्तों देखो, स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन सुनने के लिए, बोलने के लिए बहुत अच्छा है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको रैंक ऑल इंडिया 1 आएगा, लेकिन आपको अगले 1 साल तक कंटिन्यूअसली 12 घंटे पढ़ना है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि हाँ 12 घंटे ये पढ़ूंगा, मेरे को ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाएगा। लेकिन जब आप उसको इंप्लीमेंट करोगे, लेकिन जब आप उसको सच में फोर्स में लाने की कोशिश करोगे, इज इट गोइंग टू हैपन? For some people it might happen, but for most people I know कि डेली कंटिन्यूस फॉर 365 डेज 12 घंटे पढ़ना फोकस के साथ, सब कुछ याद रखना, नॉट पॉसिबल। मे बी you do not have that capacity to learn everything इतना ज्यादा, maybe you do not have the focus, maybe you do not have the attention, maybe you do not have the interest, जो भी reason है, it is very difficult to implement strategy, and that is what we are talking about, issues and strategy implementation. A strategist therefore has to bring a wide range of knowledge, skills, attitudes and abilities. जो मैंने कहा, मैं आपको स्ट्रैटेजी बनाकर दे दूंगा, एक तो मुझ में टैलेंट होना चाहिए बराबर स्ट्रैटेजी आपको बताने के लिए, उसके बाद आप में टैलेंट होना चाहिए उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए। इट इज गोइंग हैंड इन हैंड, एंड दैट इज व्हेन द प्रॉब्लम कम्स। इवन इफ वन थिंग इज डिस्कनेक्टेड, वन थिंग इज नॉट करेक्टली जॉइंट, वो स्ट्रैटेजी फेल हो जाएगी। यहाँ पे नीचे देखिए, मैंने फर्स्ट पॉइंट मार्क किया, स्ट्रैटेजीज बाय देमसेल्व्स डू नॉट लीड टू एक्शन। एक्शन स्ट्रैटेजी बन के आपको इंटेंट मालूम पड़ जाएगा कि भाई हाँ मुझे ये करना है, बट वो हो नहीं जाता ऑटोमेटिकली, वो करना आपको पड़ेगा, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा।
स्ट्रैटेजी प्रोग्राम्स आर यूजुअली सपोर्टेड बाय फंड्स एलोकेटेड फॉर प्लान इंप्लीमेंटेशन। दोस्तों मैं स्ट्रैटेजी आपको कुछ भी बना के दे दूं, ठीक है, इस केस में आपको पैसे नहीं, सीए के केस में आपको शायद अभी पैसे नहीं लगाने पड़े क्योंकि फ्री क्लासेस है, बट आपको आपका टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आपको पैसे लगाने पड़ते हैं, रिसोर्सेज देने पड़ते हैं। मैंने प्लान बना दिया, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए पैसे चाहिए जो कभी कभी नहीं रहते ऑर्गेनाइजेशन के पास। दैट इज एन इश्यू। Programs lead to formulation of projects. A project is highly specific program for which time, schedule and costs are predetermined. आपके टाइम, स्केड्यूल एंड कॉस्ट आर प्री डिटरमाइंड। आपको वो खर्चे करने पड़ेंगे। हर एक प्लान के लिए, हर एक प्रोग्राम के लिए आपको डिफरेंट फंडिंग करनी पड़ेगी, डिफरेंट टाइम स्केड्यूल निकालना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये मेरा स्ट्रैटेजिक प्लान है तो मैं एक साल में 100 करोड़ रुपए खर्चे करूंगा, बस इंप्लीमेंट करो। नो, यू विल हैव टू ब्रेक इट डाउन, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5। फेज 1 में 10 करोड़, फेज 2 में 20 करोड़, फेज 3 में 30 करोड़, फेज 4 में 40 करोड़। ऐसा कर करके यू हैव टू सेपरेटली एलोकेट व्हाट resources you are going to use, what money you are going to spend, and what exactly are you going to do. Given below are in sequential manner the issues in strategic implementation, which are project implementation, procedural implementation, resource allocation, structural, functional, behavioral implementation। तो दोस्तों ये stages हैं जो strategy implement में problem create कर सकते हैं, issue ला सकते हैं। At all these stages, basically what can happen is in some or the other stage or some or the other implementation phase, you might not be able to do very well. हो सकता है जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन आपका प्लान है वो सही नहीं हो, आप प्रोसीजरली इंप्लीमेंट कर नहीं पा रहे हो, रिसोर्स एलोकेशन आपका इफेक्टिव नहीं है, आपको जो स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, बिहेवियरल इंप्लीमेंटेशन है, जो आपके लोग हैं वो आपका साथ नहीं दे रहे। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा आ सकती है। ये जो सीक्वेंस है, जरूरी नहीं कि सब कुछ इसी सीक्वेंस में आए, ऊपर नीचे भी हो सकता है एक्टिविटीज, बट दीज आर द इश्यूज इन स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन विच अ स्ट्रेटेजिस्ट हैज टू कंसिडर एंड इंश्योर कि सब सही हो रहा है इनमें। ये इंप्लीमेंटेशन जो आपको स्टेजेस हैं, जो आपको स्टेप्स है, दैट हैज टू बी वेरी इफेक्टिवली डन। एंड हो सकता है एक स्टेप बार बार भी रिपीट हो, बट दिस इज हाउ यू विल डू अ सक्सेसफुल स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन प्रॉब्लम्स कैन अराइज बिकॉज ऑफ शिफ्ट इन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी होता क्या है, जैसे ही मैं अपना कुछ चेंज करता हूं स्ट्रेटेजी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होते ही आपको फियर आता है कि आपको कुछ नया काम करना है, क्या मैं सही कर पाऊंगा, क्या मैं गलत कर पाऊंगा, गलत किया तो क्या मेरी जॉब चली जाएगी। जब कोई चेंज आता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, डर यही होता है कि भाई हो सकता है मेरी जॉब चले जाएगी इस चेंज के बाद, या फिर जो चेंज है उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा एंड आई विल हैव टू लुक फॉर सम अदर जॉब। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके लोअर लोग हैं जो एक्चुअली इंप्लीमेंट करेंगे, ऑपरेशनल पीपल, यू हैव टू गिव देम द कॉन्फिडेंस, यू हैव टू गिव देम ट्रेनिंग्स, यू हैव टू गिव देम एक भरोसा दिलाना पड़ेगा कि भाई this strategy is for your benefit, the change is for your benefit, you are a part of it, now let's do it together, as simple as that. Managers and employees throughout an organization should participate early and directly in strategy implementation activities. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल मेरे को मेरा बॉस आके बोल रहा है हाँ कल से तुमको ऐसा काम करना है, पूरा तुम्हारा काम चेंज हो गया, तुम यहाँ नहीं वहां बैठोगे, हैदराबाद में नहीं तुमको मुंबई में बैठना होगा कल से, चलो पैक करो और जाओ। आई विल बी शॉक्ड कि भाई ये क्या हुआ, कल तक तो सब सही चल रहा था, आज ऑल ऑफ अ सडन यू आर सेइंग कि मुंबई जाके मुझे दूसरा काम करना है, क्यों, ऐसा क्या हुआ। आई एम टेकन बाय सरप्राइज। जब मुझे सरप्राइज होगा तब मुझे शॉक लगेगा, मैं एडवर्स रिएक्शन दूंगा, आई विल नॉट बी सपोर्टिव, आई विल वांट टू लीव द जॉब, आई विल बी स्कैर्ड, आई विल बी एडमेंट, आई विल बी एरोगेंट। सब प्रॉब्लम्स आएगी एम्प्लॉयज के साथ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एम्प्लॉयज ऑल्सो आर लुकिंग फॉर देयर सिक्योरिटी फॉर कंटिन्यूटी। इसीलिए इट हैज टू बी एंश्योर्ड कि जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक्टिविटीज है उसमें आप स्टार्टिंग से ही इन्वॉल्व करके रखे हो आपके एम्प्लॉयज को। स्ट्रेटेजिक चेंज इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है। स्ट्रेटेजी जब आती है तो चेंज इनिशिएट होता है। अभी व्हाट आर द स्टेप्स टू इनिशिएट स्ट्रेटेजिक चेंज, रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज चाहिए क्यों आखिर आपको, जो चल रहा है वो सही है या नहीं है तो कैसे आपको पता चला कि नहीं है। आप करोगे जैसे स्वॉट एनालिसिस, हमने चैप्टर 2 में देखा है, स्वॉट एनालिसिस, वैल्यू चेन एनालिसिस, पोर्टफोलियो एनालिसिस, अलग अलग तरीके से आप कुछ एनालिसिस करोगे, आप अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेस समझोगे एंड देन देखोगे मुझे चेंज होने की जरूरत है या नहीं। क्रिएट अ शेयर्ड विजन टू मैनेज चेंज। Objectives of both individuals and organization should coincide. चेंज जब आप लाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है आई वांट टू ग्रो बट आई विल रिमूव ऑल माय एम्प्लॉयज एंड ऑटोमेट एवरीथिंग, या फिर आई वांट टू ग्रो बट द सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज विल रिमेन लेस।
ऐसा नहीं हो सकता। जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो एम्प्लॉयज को आखिर क्या चाहिए? ग्रोथ चाहिए, अच्छे पैसे चाहिए, अच्छा डेजिग्नेशन चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। आप इंश्योर करो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो ऐसे हों कि आपके एम्प्लॉयज का भी अच्छे से ख्याल रख पाए, अच्छे से उनकी रिक्वायरमेंट्स मीट कर पाए। शेयर्ड विजन क्रिएट करो जो आपके एम्प्लॉयज को भी लगे हाँ ये मेरी कंपनी और मुझे ये विजन अचीव करना है। इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज। चेंज एक रात में नहीं आता दोस्तों, चेंज आपको धीरे 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 लाना पड़ता है। यू हैव टू इंस्टीट्यूशनलाइज, यानी कि आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी। उस जो नया चीज हो रहा है, जो नया चेंज आ रहा है, उसकी एक हैबिट बनानी पड़ेगी, एक एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ेगा। उसके लिए आप ट्रेनिंग्स दोगे, उसके लिए आप थोड़ा पनिशमेंट दोगे, उसके लिए रिवॉर्ड दोगे, उसके लिए आप कुछ भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो जो हम नीचे देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं। जो कर्ट लुविन मॉडल ऑफ चेंज है, 3 phases ऑफ चेंज ही इज टेलिंग। अगर आपको चेंज लाना है तो आप कैसे लाओगे? अनफ्रीजिंग द सिचुएशन, यानी कि जो आपकी करंट सिचुएशन चल रही है उसको आप अनफ्रीज करोगे, यानी कि आप लोगों को इंडिकेशन देना चालू करोगे कि कुछ चेंज आने वाला है। यू विल जस्ट नॉट से कि भाई परसों से सब कुछ चेंज होने वाला है, या फिर हमने तो ऑलरेडी चेंज लाने का मन बना लिया है। यू विल स्लोली स्टार्ट सेइंग कि भाई कुछ चेंज होने वाला है। आप बताओगे लोगों को कि हाँ ये हम सही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर चेंज है। कैसे? वर्कशॉप्स करोगे, आप मैनेजर्स को बोलोगे और मैनेजर्स अपनी टीम को बोलेंगे। धीरे 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 दे विल क्रिएट अ सिनारियो कि भाई चेंज आने वाला है। इलेक्शंस जब होते हैं अपने कंट्री में, स्टेट में, अपने को शुरू में पता चल जाता है, एक फील आता है कि भाई ये बार हो सकता है जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, वो चेंज हो सकती है। यू गेट एन आइडिया बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स दैट आर प्रिविलेंट बिफोर द इलेक्शन। सिमिलरली यू हैव टू मेक द एम्प्लॉयज रेडी कि कुछ होने वाला है, एंड दैट इज योर अनफ्रीजिंग द सिचुएशन। व्हेन यू अनफ्रीज द सिचुएशन, ब्रिंगिंग ए न्यू चेंज बिकम्स अ लिटिल मोर इजी। Changing to the new situation. Now, once you have unfrozen the old situation, now you will change. You will bring in new methods. You will bring in the change that is required. नया process, नया technology, नया skill set, सब कुछ आप लेकर आओगे। their behavior patterns need to be redefined. जो लोग की सोचने की thought process है उसको आपको change करना है। H.C. Kellman has proposed 3 methods for reassigning new patterns of behavior. Compliance. आप बोलोगे जबरदस्ती की भाई तुमको ये करना ही पड़ेगा, अगर तुम ये नहीं करोगे देन तुमको पनिशमेंट मिलेगा, अगर तुम कंप्लाई करोगे तो यू विल बी रिवॉर्डेड। तो व्हेन यू हैव द ईगरनेस फॉर रिवॉर्ड एंड फियर ऑफ पनिशमेंट, यू विल ट्राई टू बी कंप्लायंट। आइडेंटिफिकेशन, ऐसा आइडेंटिफिकेशन करवाओ लोगों को कि भाई एसोसिएट देम विद द चेंज, कि ये जो चेंज है वो तुम ही ला रहे हो, तुम्हारे लिए ही ये चेंज आ रहा है। इंटरनलाइजेशन, इंडिविजुअल्स का परसेप्शन चेंज करो, थॉट प्रोसेस चेंज करो। एक एक इंडिविजुअल को पकड़ो, उनको उनके थॉट प्रोसेस को चेंज करो एंड आस्क देम टू इन्फ्लुएंस अदर्स, कि भाई आप मैनेजर हो, आप अपनी टीम को बोलो व्हाई दिस चेंज इज गुड फॉर यू। इंटरनलाइज करो उसको, धीरे 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 पर्क्यूलेट करो, एक्सपैंड करो। द लास्ट स्टेप इज रीफ्रीजिंग। जब आपका नॉर्मल बिहेवियर हो जाता है आप उसको सील कर देते हो, रीफ्रीज कर देते हो, प्रोसेस वो परमानेंट हो जाता है। चेंज प्रोसेस इज नॉट वन टाइम एप्लीकेशन, इट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। अभी कंट्रोल क्या है स्ट्रेटेजी का? कंट्रोलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन इंटेंडेड टू एंश्योर एंड मेक पॉसिबल द परफॉर्मेंस ऑफ प्लान्ड एक्टिविटीज एंड टू अचीव प्रीडिटरमाइंड गोल्स एंड रिजल्ट्स। आप जब एक स्ट्रेटेजी बना रहे हो, यू आर नॉट मेकिंग अ स्ट्रेटेजी जस्ट फॉर द फन ऑफ इट। आप जब सीए एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो स्ट्रेटेजी बना के, यू वांट टू बी इन कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेटेजी। आप एक आपका प्री डिटरमाइंड माइलस्टोन्स है कि 1 महीने में स्टार्ट करूंगा प्रिपरेशन, 1 महीने बाद मेरा इतना प्रिपेयर हो जाना चाहिए, 2 महीने बाद इतना, 3 महीने बाद इतना, एग्जाम से 10 दिन पहले मुझे ये 4 चीजें रिवाइज करनी है। देयर इज अ प्लान, यू हैव टू बी इन कंट्रोल ऑफ दैट प्लान। ऐसा नहीं हो सकता जो आपका 1 मंथ का टारगेट था वो 2 महीने तक खत्म ही नहीं हुआ। इफ दैट इज गोइंग टू हैपन देन यू हैव ऑलरेडी फेल्ड। यू हैव टू चेक, यू हैव टू कीप अ कंट्रोल ऑफ योर जो रिजल्ट्स आपको आने थे उस स्ट्रेटेजी से, यू हैव टू कीप अ चेक एंड कंट्रोल दैट डिजायर्ड रिजल्ट्स आर कमिंग। 19-20 हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, बट बाई एंड लार्ज जो प्री डिटरमाइंड आपका गोल्स था वो रिजल्ट्स आए हैं कि नहीं, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। The controlling functions involves monitoring the activity and measuring results against pre-established standards. The process of control has following elements: objectives of the business system which could be operationalized into measurable and controllable standards. तो अगर आपको कंट्रोल करना है अपना प्रोसेस को, आप पहले बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करोगे जो मेजरेबल हैं एंड जो कंट्रोलेबल हैं। मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग परफॉर्मेंस, अभी आप मेजर करोगे कि मैंने बोला था 6 महीने में मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, मुझे आया कि नहीं, आप वो मेजर करोगे एंड उसको फिर मॉनिटर करोगे। अ मैकेनिज्म फॉर कंपेयरिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स
फॉर डिटेक्टिंग डिविएशंस फ्रॉम स्टैंडर्ड्स, लर्निंग न्यू इनसाइट्स। यानी कि आप एक एनालिसिस करोगे, वेरिएंस एनालिसिस करोगे कि भाई मैंने प्रोजेक्टेड प्रॉफिट इतना था लेकिन एक्चुअल में इतना आया है, जो डिविएशन है वो इतना है, वो क्यों है। एक मैकेनिज्म सेट करोगे कंट्रोल करने का कि एक प्रोसेस है, आई विल रेगुलरली रिव्यू एंड देन रूट कॉज की डिविएशन जो आया है वो क्यों आया है। हो सकता है बेटर डिविएशन है, हो सकता है बैड डिविएशन है, कोई भी डिविएशन आप उसको स्टडी करोगे। देर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल। एक है ऑपरेशनल कंट्रोल। ऑपरेशनल कंट्रोल क्या होता है, जो डे टू डे एक्टिविटीज है उसको आप कंट्रोल करते हो। कैसे कंट्रोल करते हो, जो प्रोडक्शन है, दिन में 100 टन प्रोड्यूस होना है, इन्वेंट्री लेवल्स है, अगर मेरे पास समझ लीजिए रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल मेरे पास 100 टन से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए। या फिर पोल्यूशन लेवल है, इतना पोल्यूशन लेवल परमिटेड है, इतना ही पोल्यूशन होना चाहिए। कॉस्ट कंट्रोल्स, आई विल नॉट स्पेंड मोर देन 100 रुपीज ऑन दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी। बजटरी कंट्रोल्स, कि मेरा ये बजट है, ये बजट में ही मुझे पूरा अपना काम करना है, या ये मेरा सेल्स बजट है, मुझे ये सेल्स टारगेट मीट करना है। दिस इज योर ऑपरेशनल कंट्रोल। जो आप एक्टिविटीज कर रहे हो उसको आप कंट्रोल करके मॉनिटर कर रहे हो। मैनेजमेंट कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल क्या है, जो टॉप लेवल थोड़ा कंट्रोल है, थोड़ा मोर इंक्लूसिव एंड मोर एग्रीवेट। जो मैनेजमेंट गोल्स थे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स थे, आप उनको डिफाइन कर रहे हो एंड देन उनको मॉनिटर कर रहे हो कि भाई मैनेजमेंट का ये गोल था, क्या वो गोल सक्सीड हुआ है या नहीं हुआ है। एंड लास्ट इज स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। Strategic control focuses on dual questions. Strategy is being implemented as planned and results produced by the strategy are those intended. Again, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको सीए का एग्जांपल दिया था अभी, कि स्ट्रैटेजी बनाना इज वन थिंग, बट उसको इंप्लीमेंट करना, वेदर वो बराबर से इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं, वो भी देखना इज अ सेकंड थिंग। सो दैट इज व्हाट योर स्ट्रैटेजिक कंट्रोल इज। टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, प्रेमाइस कंट्रोल। अभी स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में भी 4 टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स होते हैं। फर्स्ट इज योर प्रेमाइस कंट्रोल्स। आप कोई भी स्ट्रैटेजी जब बनाते हो, इवन सीए की स्ट्रैटेजी जब बनाते हो, यू आर बेसिंग इट ऑन सम अजम्पशंस। आप सोच रहे हो कि ये टॉपिक थोड़ा इजी है, ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है, ये सब्जेक्ट थोड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट थोड़ा कम स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ऐसा क्वेश्चंस आने की संभावना है, ये वाले क्वेश्चंस नहीं आने की संभावना है। आप एक assumption कर रहे हो, एक प्रीमाइस डेवलप कर रहे हो। इवन व्हेन यू आर मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी, यू हैव अ लॉट ऑफ assumptions, you have a lot of premises that you are putting in कि भाई हाँ, इस assumption के बेसिस पे मेरा ये स्ट्रैटेजी बनेगा और सक्सेसफुल होगा। आप कैसे assumption करोगे, आंख बंद करके assumption नहीं करोगे। आप assumption करोगे environmental factors and industry factors को ध्यान में रखते हुए कि मेरा जो environment है वो कैसा change हो रहा है, how fast is it changing, how challenging is it। सेकेंड, यू विल ऑल्सो एनालाइज इंडस्ट्री फैक्टर्स कि मेरे कॉम्पिटिटर्स, मेरे सप्लायर्स, मेरे सब्सटीट्यूट्स क्या हैं, कैसे हैं, कितने स्ट्रांग है, कितना चेंज हो रहे हैं, उस बेसिस पे आप प्रीमाइस बनाओगे। द प्रीमाइस दैट यू आर बेसिंग योर स्ट्रेटेजी ऑन हैज टू बी रिव्यूड कंसिस्टेंटली, कि मैं ये अजम्पशन पे बनाया था अपना स्ट्रेटेजी, क्या 6 महीने बाद अभी भी वो एप्लीकेबल है या नहीं है। स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस, सर्वेलेंस मतलब जांच करना, देखना, मॉनिटर करना कि जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी ओवरऑल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, वेदर दैट इज फंक्शनिंग एज इंटेंडेड और नॉट। स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल क्या होता है, अभी कभी कभी कुछ चीजें सडनली हो जाती है, भूकंप आ गया, टेररिस्ट अटैक हो गया, आपकी बिजनेस, आपकी जो बिल्डिंग थी वो गिर गई, फैक्ट्री आग लग गई, कुछ नेचुरल डिजास्टर हो गया, या कुछ गवर्नमेंट चेंज हो गई, जो आप अपोजिंग गवर्नमेंट है आपको एकदम सपोर्ट नहीं करती, या कोई बड़ा मर्जर एक्विजिशन हो गया जिससे आपके बिजनेस को डायरेक्ट थ्रेट आ गया। दीज आर स्पेशल अलर्ट कंट्रोल्स। यू हैव टू बी ऑन द लुकआउट कि भाई अच्छा ये हो गया, अभी मुझे क्विक एक्शन क्या लेना है। यू हैव टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर स्ट्रेटेजी कि ऐसा भी अगर कुछ चीज होता है, सो यू आर एबल टू टेक इट अंडर योर कंट्रोल एंड वर्क इन फेवर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट है इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल क्या है, जो आप इंप्लीमेंट कर रहे हो स्ट्रेटेजी को, उसके ऊपर कंट्रोल, जैसा मैंने इंटेंट किया था इंप्लीमेंट करने का, क्या मैं वैसा कर पा रहा हूं। अभी इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल में भी 2 टाइप के इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल या 2 फॉर्म के इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल होते हैं। वन इज मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट। मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट यानी कि जो ओवरऑल स्ट्रेटेजी मेरी है, वेदर इट इज प्रोग्रेसिंग एज डिजायर्ड और नॉट। माइलस्टोन रिव्यूज, जैसा मैंने कहा आपको, 1 महीने में इतना पढ़ना था, 2 महीने में इतना पढ़ना था, 3 महीने में इतना पढ़ना था। यू विल रिव्यू, 1 महीने में मुझे 10 चैप्टर कंप्लीट करने थे, मैंने कितने चैप्टर कंप्लीट किए, दैट इज योर माइलस्टोन रिव्यू। इवन अ बिजनेस हैज टू डू इट। स्ट्रैटेजी ऑडिट, ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा दोस्तों इस टॉपिक पे। बेसिकली इट इज एन ऑडिट ऑफ योर स्ट्रैटेजी। जो स्ट्रैटेजी आप बनाए हो, या अगर आपको स्ट्रैटेजी बनानी है तो आप एक ऑडिट करवाओगे कि मुझे क्यों वो स्ट्रैटेजी बनवानी है, या आपने अगर ऑलरेडी स्ट्रैटेजी बना के इंप्लीमेंट कर दी तो क्या वो बराबर काम कर रही है या नहीं कर रही है।
A strategy audit is an examination and evaluation of areas affected by operation of a strategic management process within an organization. कि ये strategy मैंने लगा दी है, ये strategy मैंने बना दी है. Now whether it is functioning properly or not. Need for strategic audit. When the performance indicators reflect that a strategy is not working properly, goals and objectives of the strategy are not being accomplished, major changes take place in external environment, top management plans. When the top management plans to fine tune the existing strategies. तो basically आपको strategy audit की जरूरत कब पड़ेगी? जो आपने strategy बनाई है वो clearly काम नहीं कर रही, कुछ ना कुछ तो उसमें deviation है and it is not functioning as you would have liked it. आप ऑडिट करवाओगे टू सी कि कहां गलती हो रही है, या फिर अगर मैनेजमेंट बोलता है कि हमें कुछ स्ट्रैटेजी चेंज करनी है या कुछ नई स्ट्रैटेजी लानी है, तो आप जो एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी है उसको ऑडिट करवाओगे, ये पता करने के लिए कि कहां शॉर्टकमिंग है, क्या प्रॉब्लम है जिसे हम इंप्रूव कर सकते हैं. Strategy audit includes 3 basic activities: examining the underlying basis of firm strategy, comparing expected results with actual results, taking corrective actions. Richard Rumlet's criteria for strategy audit. अलग अलग क्राइटेरिया बताई है रिचर्ड साहब ने कि क्यों आपकी स्ट्रैटेजी ऑडिट होनी चाहिए. कंसिस्टेंसी, अगर आपका जो स्ट्रैटेजी है वो इनकंसिस्टेंट गोल्स या इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज बता रहा है या उसकी वजह से थोड़ा टर्मोइल क्रिएट हो रहा है आपकी पॉलिसीज में, दैट इज व्हेन यू नीड टू हैव अ स्ट्रैटेजी ऑडिट. 3 guidelines help in determine if organizational problems are due to inconsistent strategies. Managerial problems continue despite changes in personnel. Success of one organizational department means failure of another department. Policy problem and issues continue to be brought up to the top. ये इंडिकेशन है कि आपकी जो पॉलिसी है नहीं वो खराब है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि बार बार इंप्लीमेंटेशन के बाद भी आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, आपकी टॉप मैनेजमेंट उसको सॉल्व नहीं कर पा रही है, इवन आफ्टर टेकिंग करेक्टिव एक्शंस वो स्टिल काम नहीं कर रही, तो आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है. यू हैव टू कॉल इन फॉर एन ऑडिट टू चेक कि क्या गड़बड़ हो रहा है. कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस क्या है? रिफर्स टू द नीड फॉर स्ट्रैटेजीज टू एग्जामिन स्टेट ऑफ ट्रेंड्स. यहां पर अगर आपने एक एक्सपेक्ट किया था ट्रेंड की, मैं ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने के बाद ऐसा ट्रेंड आएगा, बट दैट इज नॉट कमिंग. सो व्हाट यू विल डू इज यू विल कॉल फॉर एन ऑडिट टू एग्जामिन सर्टेन सेट्स ऑफ ट्रेंड्स एंड डिटरमाइन कि भाई मेरा स्ट्रैटेजी बराबर है या नहीं. फीजिबिलिटी, एक जो स्ट्रैटेजी होती है इट शुड नॉट ओवरबर्डन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एट द सेम टाइम उसके रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करना चाहिए. इफ एनी ऑफ दैट इज हैपनिंग यू नीड टू हैव अ स्ट्रैटेजी ऑडिट टू एंश्योर कि कहां कहां जो लूप होल है उसको मैं प्लग कर दूं, उसको मैं बचा दूं. एडवांटेज, अगर आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हो, यू आर मेकिंग अ स्ट्रैटेजी टू गेट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर योर कॉम्पिटिटर्स. अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल रहा है, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मेकिंग अ स्ट्रैटेजी? यू विल गेट इट ऑडिटेड. कि 3 बेसिक फैक्टर्स थे, रिसोर्सेज, स्किल्स एंड पोजीशन, जो मुझे एडवांटेज दिला सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है डिटेल में. अगर इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा है, आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल रहा है, तो फिर काहे की स्ट्रैटेजी, उसका ऑडिट करवाओ और समझो कि प्रॉब्लम कहां हो रही है. तो ये आप थोड़ा पढ़ लीजिए दोस्तों, काफी सिंपल है. कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूं मैं. बेसिकली वाई ऑडिट, सेम यहाँ पे भी स्ट्रैटेजी ऑडिट भी वही रीजन से होता है. अब आ जाइए दोस्तों लास्ट 2 टॉपिक्स. फर्स्ट इज बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. व्हाट इज अ बिजनेस प्रोसेस? A process is a set of logically related tasks or activities oriented towards achieving a specific outcome. आपका sales, production, procurement, marketing, human resources, finance, all these are your business processes. अभी बिजनेस प्रोसेस, हर एक बिजनेस प्रोसेस एक दूसरे से एक इंटरकनेक्टेड है, ठीक है. एक बिजनेस सिस्टम जो बनता है पूरा, ये सब प्रोसेसेस जो प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, सेल्स, इन्वेंट्री, फाइनेंस, एचआर, सब जब एक दूसरे से हाथ मिला के काम करते हैं तो एक बिजनेस एनवायरनमेंट, एक बिजनेस सिस्टम बनता है, ठीक है. उस बिजनेस सिस्टम में आपके थोड़े कोर प्रोसेस होते हैं. कोर प्रोसेस यानी कि प्रोसेसेस विच आर वेरी क्रिटिकल टू योर ऑर्गेनाइजेशन, उनके बिना आपका ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकता. एंड वो कोर बिजनेस प्रोसेसेस जो है वही आपकी बिजनेस को वैल्यू क्रिएशन करते हैं, वही आपकी बिजनेस को डिफाइन करते हैं. हर बिजनेस का कोर प्रोसेस अलग होता है. Sometimes it is very easy to identify a core process of business, sometimes it is very difficult. जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज होता है, या फिर आपका कोई चिप मेकिंग इंडस्ट्री होता है, लैपटॉप इंडस्ट्री, मोबाइल फोन, ये सब, वहां पर न्यू डेवलपमेंट, R&D इज अ कोर प्रोसेस.
अगर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, जैसे आपके खाने के सामान हो गए, आपके नहाने धोने के सामान हो गए, जो डेली यूज के सामान है, वहां पर मार्केटिंग इज अ कोर प्रोसेस। लोगों को आपको बार बार याद दिलाना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट रोज तुमको खरीदना है। वैसे ही हर एक इंडस्ट्री में अपना एक कोर प्रोसेस होता है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द कोर प्रोसेस एंड देन एनालाइज वेदर योर कोर प्रोसेस हैज टू अंडरगो अ चेंज। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या है दोस्तों? ये सब बहुत ज्यादा टेक्स्ट है, आप पढ़िएगा जरूर, आपको समझ में आएगा, बट एनी विच वेज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इज बेसिकली रीडिफाइनिंग योर एंटायर कोर प्रोसेस। जो आपका कोर प्रोसेस था, if you were doing activities A, B, C, D, E, F, you will simply dismantle all of them कि बस strike, कल से बंद, इसमें से मैं कुछ भी नहीं लेने वाला हूं, everything in the dustbin, फाड़ के फेंक दिया, आग लगा दिया, पानी में डुबा दिया, कचरा हो गया वो, it is closed. Now I will define new steps 1 2 3 4 5 6. इन 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स का A B C D E से कोई रिलेशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा उसमें, it will be completely changed. Issues that emerge from the foregoing discussions on the need for change from underlying premises of business process reengineering are briefly outlined as follows. The operational excellency of a company is a major basis for its competitiveness. Process need to be managed, not only its components. Totally new ways of redesigning processes. Dramatic improvement in performance. क्यों चाहिए मुझे बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग? इन रीजंस की वजह से चाहिए मुझे चेंज चाहिए अपने बिजनेस में टू स्टे अफ्लोट, ताकि मैं कंपीट कर पाऊं, ताकि मैं समझ पाऊं कि मुझे कैसे कंपीट करना है, ताकि आई एम फिट फॉर कंपटीशन। आप सीए एग्जाम पढ़ाई के बिना जाओगे, कैसे आप पास होगे? आपको कंपीट करना है आपके फेलो स्टूडेंट्स के साथ। आप जब जॉब लेने के लिए जाओगे, इफ यू आर नॉट अप टू डेट, हाउ विल यू compete अगेंस्ट अदर पीपल? दैट इज व्हाट इज योर एम ऑफ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। Concept and nature of BPR, this is also an important point, refers to the analysis and redesign of workflows and processes both within and between the organization. The orientation of redesign effort is radical. जो मैंने आपको कहा था, सब कुछ डिस्ट्रॉय करके मैं रीडिफाइन करूंगा, री इंजीनियर करूंगा। अगर मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है, उसको कंप्लीटली डिसमेंटल करके उसको नई तरीके से बनाऊंगा, री इंजीनियर करूंगा। Business process re-engineering means starting all over, starting from scratch. Re-engineering, in other words, means putting aside much of old practices and going for the new ones. Elements of BPR are as follows. दोस्तों, मैं जब एग्जाम लिख रहा था तो मुझे ये क्वेश्चन आया था, what are the elements of BPR? I remember. तो re-engineering begins with fundamental rethinking. Firstly, आपको सोचना है मुझे क्या अचीव करना है लाइफ में, what I want to get. That is when you will realize the need for a business process re-engineering कि भाई जो मैं अभी कर रहा हूं उससे जो मेरा एंड गोल है वो तो कभी अचीव होगा ही नहीं। एंड जब आप ये थॉट कर रहे हो, यू हैव टू बी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम बायस, यू हैव टू बी कंप्लीटली एम्प्टी माइंडेड कि भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, कैसे मिलेगा, ये करने से मिलेगा, बस इतना ही आप सोचोगे। ये नहीं सोचोगे अगर मैं ये करूंगा तो मेरे साथ तो वैसा हो जाएगा, ये तो मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि वो चैलेंज है, ये करूंगा तो गलत हो जाएगा, ये करूंगा तो सही हो जाएगा। प्री कंसीव नोशन नहीं रखना है आपको कि भाई मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो फेल हो जाऊंगा, या पढ़ूंगा तो भी शायद पास नहीं हो, पेपर टफ आ जाएगा, पेपर में क्वेश्चन अगर मुझे याद नहीं है आंसर, ये सब प्री कंसीव नोशंस आप नहीं रखोगे। Re-engineering involves radical redesign of process. Re-engineering about business reinvention, not business improvement or business enhancement. It is a reinvention. आप यहाँ पर improve या enhance कुछ नहीं कर रहे, आप reinvent कर रहे हो। Re-engineering aims at achieving dramatic improvement in performance. देखो, इतनी मेहनत करके अगर आपका dramatic improvement नहीं हो रहा है आपके performance में, then what is the point of doing a re-engineering? Re-engineering is always linked to high performance कि भाई मेरा performance बहुत अच्छा हो जाना चाहिए। The generic business process of a firm needing redesign may be classified into 3 broad categories. कौन से processes को redefinition की जरूरत है? Pertaining to development and delivery of product. जो आपका R&D है, जो आपका production है, जो आपका engineering manufacturing है, generally उसको कभी-कभी जरूरत होती है complete re-engineering की। Second जो process है, it involves interfaces with customers. The way you deal with customers, the way you deliver your services, the way you deliver your products has to sometimes undergo a radical change. Comprising management activities, strategy formulation, budgeting, planning, जो आपका process है, कभी-कभी उसको पूरा आपको scrap करके नए सिरे से चालू करना पड़ता है। These are the 3 major buckets that require re-engineering. Rationale of BPR. Rationale of BPR मतलब BPR
का बेस क्या है, व्हाई डू वी नीड बीपीआर? बेसिकली देखिए, बिगेस्ट रैशनल इज जो इतने टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं ओवर द लास्ट 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, जो बिजनेस चेंजेस हैं, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। 1991 के पहले इंडिया में जो कंपनीज थे, गवर्नमेंट रन कंपनीज थे, मनमर्जी चल रहे थे। लेकिन 1991 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, जब कंपटीशन बढ़ने लगा, सो इंडियन कंपनीज रियलाइज कि अगर हम ऐसे ही चलेंगे तो हम बंद हो जाएंगे, एंड काफी सारी इंडियन कंपनीज बंद भी हो गई उसके बाद, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू सस्टेन द कंपटीशन दैट केम इन। दैट इज द रैशनल ऑफ योर बीपीआर। अगर वो लोगों ने अपना प्रोसेस री इंजीनियरिंग कर लिया होता उस टाइम पे, अगर वो लोगों ने नए कॉम्पिटेटिव मेथड्स अडॉप्ट कर लिए होते, तो वो आज बंद नहीं होते थे। काफी सारी इंडियन कंपनीज जो बंद हो गई आज शायद चलती रहती थी। And on the other hand, there are companies like Maruti which have re-engineered their processes, which have completely adopted to the global standards, and इसलिए आज भी वो thrive कर रही है। That is the rationale of BPR. Implementing BPR in organizations. सबसे पहले जो अप्रोच है बीपीआर की, दैट हैज टू बिगिन विद डिफाइनिंग द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। आपका स्कोप क्या है, आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टेप्स इन बीपीआर आर एज फॉलोज, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, आपको एंड ऑब्जेक्टिव क्या चाहिए वो पहले डिटरमाइन करो। सेकेंड, आप डिटरमाइन करोगे कस्टमर कौन है, मेरे टारगेटेड कस्टमर कौन है, और उनकी नीड्स डिफाइन करो। जैसे अगर मैं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करूंगा, मेरा कस्टमर कौन है, सीए स्टूडेंट मेरा कस्टमर है, उनको क्या चाहिए, उनको ये चाहिए, अच्छा, तो उस हिसाब से मैं अपना प्रोसेस स्टेप करूंगा। स्टडी दी एग्जिस्टिंग प्रोसेस, अभी का जो प्रोसेस है मैं उसमें क्या गलतियां कर रहा हूं, क्या उसमें गलत है, किस चीज को मुझे बंद करना है, व्हाट एंड व्हाई आई हैव टू अंडरस्टैंड, ताकि मैं वो गलतियां फिर से नहीं करूं। फॉर्मुलेट अ रीडिजाइन प्रोसेस प्लान, जो गलतियां मैंने की है कंप्लीटली एलिमिनेट देम, जो मेरे कस्टमर के नीड्स है एनालिसिस किए मैंने, उसे इंप्लीमेंट करो नए प्रोसेस डिजाइन में। इंप्लीमेंट द रीडिजाइन प्रोसेस। फॉर्मुलेट करना बहुत इजी है, इंप्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है, उसको आप इंप्लीमेंट करोगे वंस यू हैव रीडिजाइन द कंप्लीट प्रोसेस। जैसे ऊपर हमने देखा चेंज कैसे होता है, हाउ यू हैव टू मैनेज एंड ऑल दैट। रोल ऑफ आईटी इन बीपीआर, ज्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा दोस्तों, एवरीबडी नोज आईटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग हो ही रहा है आईटी की वजह से। कंप्रेशन ऑफ टाइम, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ज्योग्राफी, रिस्ट्रक्चरिंग रिलेशनशिप, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इनोवेशन, सब आती है आईटी से, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बीपीआर प्रोसेस। Central thrust of BPR. What is the central idea or what actually happens in a BPR? What is the basis for BPR? The basis is, जब आप business process re-engineering करते हो, your objective is to remove the redundant steps. Your objective is to reduce the cycle time. जो आपका procurement, जो आपका processing cycle है, उसको आप short करोगे, उसको आप effective करोगे, उसको आप efficient करोगे by business process re-engineering. जो भी useless steps है, आप उनको eliminate करोगे, जो भी required steps है, आप सिर्फ उसको रखोगे. That is the central thrust or the main framework of your BPR. बीपीआर एंड अदर प्रोसेसेस, बेसिकली इसमें क्या है, यहां पर हम स्टडी कर रहे हैं कि जो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग है, अगर आपको अपना बिजनेस चेंज करना है, आपको रीडिफाइन कुछ करना है, तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग या फिर कोई और मेथड्स आप यूज कर सकते हो। बट व्हाई बीपीआर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोसेसेस, दैट वी विल स्टडी ओवर हियर। इंजीनियरिंग का बेसिकली एक ही कॉन्सेप्ट है कि मुझे रेडिकल चेंजेस करना है। बाकी जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं चेंजेस के, दे विल नॉट एम एट सच अ रेडिकल चेंज कि आपका ऑर्गेनाइजेशन रातों रात पूरा चेंज हो गया, एवरीथिंग ओल्ड हैज बीन स्क्रैप्ड, एवरीथिंग न्यू हैज बीन इंप्लीमेंटेड इमीडिएटली। बाकी प्रोसेसेस में क्या होता है, आप थोड़े थोड़े चीजें रीडिफाइन करते हो कि हाँ ठीक है, ये प्रोसेस सही नहीं है, इस प्रोसेस को चेंज करते हैं, या ये प्रोसेस ऐसा है, इसको और थोड़ा ठीक कर देते हैं। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में इट इज एन एंड टू एंड चेंज विच जनरली डज नॉट हैपन इन any other process or any other re-engineering process. It is a multi-dimensional approach and इसको कोई boundaries से मतलब नहीं है, कोई restriction से मतलब नहीं है, everything has to change. Practically every aspect of the organization changes beyond recognition. Problems in BPR, अभी तक आप समझ गए होंगे, बहुत radical है, बहुत ज्यादा change हो जाता है, it does not suit the overall health of the company, at least in short run. आपके एम्प्लॉयज इफेक्ट होते हैं, आपका बिजनेस इफेक्ट होता है, हायरार्कीज इफेक्ट होती है, जो रेगुलर बिजनेस हो रहा है वो इफेक्ट होता है। हो सकता है कि आपको शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू लॉस भी हो, टाइम बहुत लगता है, पैसा बहुत लगता है, इंप्लीमेंटेशन कैन बी डिफिकल्ट, इट कैन बी ट्रिकी, बहुत सारी चीजें हो सकती है। प्रॉब्लम्स ऑफ बीपीआर अच्छे से पढ़ लीजिए, इट इज वेरी सिंपल। बेंचमार्किंग, दोस्तों लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लेसन का, बेंचमार्किंग। बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। जो लोग आप में क्रिकेट के फैन है, या डांसिंग के फैन है, या सिंगिंग के फैन है, या जो भी आपकी हॉबी है,
आप अगर उसको एज अ प्रोफेशन परस्यू करना चाहते हो, आप क्या बोलते हो, मुझे बैट्समैन बनना है, कैसा बनना है, सचिन की तरह बनना है, मुझे बॉलर बनना है, फास्ट बॉलर किसकी तरह, ब्रेट ली की तरह बनना है, मुझे स्पिन बॉलिंग करनी है, किसकी तरह, शेन वॉर्न या अनिल कुंबले की तरह स्पिन बॉलिंग करनी है। व्हाई आर यू टेकिंग दोज नेम्स? बिकॉज दे आर दी बेंचमार्क्स, दे आर दी स्टैंडर्ड्स। वो अपने इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, वो अपनी इंडस्ट्री में टॉप पे हैं बेसिकली। अब आप कंपेयर कर रहे हो कि मैं यहां पर हूं, वो यहां पर है, मुझे यहां से यहां जाने में क्या करना चाहिए। यू आर बेंच मार्किंग योर सेल्फ। अगर सचिन इज एट 100, यू आर एट 20, अभी मुझे 20 से 100 जाने के लिए क्या 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 स्किल सेट चाहिए, दैट इज व्हाट इज बेंच मार्किंग। यू आर लेवलिंग योर सेल्फ अगेंस्ट somebody else, you are measuring yourself against somebody else and seeing कि मैं वहां कैसे पहुंच सकता हूं। that is the entire concept of your benchmarking. Benchmarking is an approach of setting goals and measuring productivity based on best industry practices. Firms, you can use benchmarking to achieve improvement in diverse range of management functions like maintenance operations, assessment of total manufacturing cost, customer service, plant utilization। आप देख सकते हो कि Amazon अपने कस्टमर्स को ऐसे सर्विस करता है, मैं कैसे करता हूं, अभी वो अच्छा कर रहा है मेरे से, हाउ डू आई रीच इट। एक रिलायंस की कंपनी कैसे प्रोडक्शन करती है, मैं सेम चीज कैसे प्रोड्यूस कर रहा हूं, हाउ कैन आई रीच देयर। यू आर ट्राइंग टू बेंचमार्क योरसेल्फ। स्टेप्स इन बेंचमार्किंग, आइडेंटिफाई द नीड फॉर बेंचमार्किंग। मुझे बेंचमार्किंग चाहिए क्यों, मेरा कुछ अपॉर्चुनिटी आएगा क्या बेंचमार्किंग करने से, इज देयर समथिंग दैट आई वांट टू अचीव आउट ऑफ बेंचमार्किंग, आइडेंटिफाई द नीड। क्लियरली अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस, पहले समझो कि मुझ में अभी ये कैपेबिलिटीज है, दिस इज व्हाट आई एम, अंडरस्टैंड योरसेल्फ वेरी क्लियरली। आइडेंटिफाई द बेस्ट प्रोसेसेस, मैं अपने आप को समझ लिया कि मैं ऐसा हूं, नो आइडेंटिफाई कि बेस्ट कौन सा है, करेक्टली आइडेंटिफाई कि भाई मेरी जो रिसोर्सेज है, मेरी जो कैपेबिलिटीज है, उस कैपेबिलिटीज का सबसे अच्छा आदमी कौन है या सबसे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कौन है। कंपेयर योर प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस विद दैट ऑफ अदर्स। प्रिपेयर अ रिपोर्ट एंड इंप्लीमेंट द स्टेप्स नेसेसरी टू क्लोज द परफॉर्मेंस गैप। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि बेस्ट इन इंडस्ट्री यहां पर है, मैं यहां पर हूं, ये 10 चीजें मेरे और उसमें डिफरेंस है। नाउ आई विल make a process or implement changes that will help me to grow the ladder and slowly I will also come to the top. Last is evaluation. इवेल्युएट कीजिए जो सब मैंने बेंचमार्क किया है, जो इंप्लीमेंट किया है, जो एनालाइज किया है, अभी उसे मैं इवेल्युएट करूंगा कि जो बेंचमार्किंग मैंने प्रोसीजर किया था, प्रोसेस किया था, वेदर दैट इज इफेक्टिव और नॉट, वेदर दैट इज प्रॉपर्ली वर्किंग और नॉट, एंड क्या मेरी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है। तो दोस्तों ये था चैप्टर 8 आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्लासेस का। इसके साथ पूरा सिलेबस खत्म। अभी मैं नेक्स्ट इकोनॉमिक्स स्टार्ट करूंगा वापस से, जो ऑलरेडी थोड़े चैप्टर्स अपलोड किए थे अब और अपलोड करना चालू करूंगा। बट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज 100% डन। हो सकता है मैं थोड़े एमसीक्यूज, थोड़े इंपॉर्टेंट, थोड़े रिवीजन क्वेश्चंस भी लेकर आऊं बिफोर द एग्जाम, बट फॉर नाउ एंड टू एंड आई थिंक 10 घंटे से कम में टोटल 8 चैप्टर्स एंड टू एंड कॉम्प्रिहेंसिवली आपके कंप्लीट कर दिए हैं मैंने फ्रॉम आईसीआई मटेरियल। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा, आपको हेल्प करेगी। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कीजिए ताकि काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बेनिफिट ले सकें इस क्लासेस का, एंड ताकि मुझे भी इंकरेजमेंट मिलती रहे अगला अच्छा चीज करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, डू वेल इन योर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड इन योर सीए इंटर एग्जाम्स in May 19 and beyond that. All the best. Jai Hind guys. See you again soon.